किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपना कहने के लिए सिवाय एक नाशपाती के पेड़ के और कुछ नहीं था। वे जिस झोपड़ी में रहते थे उसी के पास वो नाशपाती का पेड़ खड़ा था। उन्हें उस नाशपाती के पेड़ से बहुत प्रेम था। जब नाशपाती गदराने लगती थी तो वे उस पर बारी बारी से पहरा देते थे। एक न एक भाई हर समय नाशपाती के पेड़ के पास डटा रहता था। जिस समय एक भाई पहरे पर होता था उस समय बाकी 2 भाई खेतों में काम करने जाते थे। पर अधिक से अधिक काम करने पर भी वे किसी तरह अपना पेट न पाल पाते थे, यहाँ तक कि पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं मिलते थे। एक दिन एक दयालु परी उस रास्ते से निकली। उसने देखा कि ये 3 लड़के कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत गरीब है। इस पर परी के मन में दया आ गई और वो सोचने लगी कि किसी प्रकार इन लड़कों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। वो भेष बदलकर एक भिखारिन बन गई और लंगड़ाती हुई नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची। जब यह वहां पहुंची तो उस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ पर पहरा दे रहा था। भिखारिन ने कहा, मुझे कुछ नाशपाती मिल सकती है? लड़के ने फौरन कुछ नाशपातियां तोड़ी और कहा, तुम मेरे हिस्से की सब नाशपातियां ले लो। मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं दे सकता क्योंकि बाकी नाशपाती मेरे भाइयों की है। बुढ़िया भिखारिन ने नाशपाती ले ली और बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अगले दिन मंझला भाई पेड़ के पहरे पर था। दयालु परी भिखारिन के रूप में फिर आई और उसने उसी प्रकार से कुछ नाशपाती मांगी। मंझले भाई ने अपने हिस्से की सारी नाशपातियां उस बुढ़िया को दे दी। वो तो और भी देने के लिए तैयार था, पर छोटे भाई के हिस्से में वो हाथ लगाना उचित नहीं समझता था। उससे अगले दिन तीसरे भाई के पहरे की बारी आई। दयालु परी उसी प्रकार भिखारिन के रूप में आई और उसने छोटे भाई से नाशपाती मांगी। छोटे भाई ने बाकी सब नाशपातियों दे दी। इस प्रकार पेड़ में एक भी नाशपाती न रह गई। अगले दिन प्रातःकाल तीनों लड़के खेत पर जाने की तैयारी में व्यस्त थे कि इतने में वो दयालु परी अपने असली रूप में उनके पास आई और बोली, लड़कों, मैंने तुम में से हर एक की परीक्षा ली और मैंने यह देखा कि जहाँ तक दयालु होने की बात है तुम में से कोई किसी से कम नहीं। मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि किस प्रकार तुम अच्छा खाना और कपड़े पा सकते हो। तीनों भाई उसके पीछे हो लिए। दयालु परी उन्हें एक जंगल में ले गई। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी कभी जमीन पर नहीं पहुंच पाती थीं। परी उन्हें कभी पहाड़ पर चढ़ाती तो कभी घाटियों से ले जाती रही और अंत में वे एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुंच गए जो पहाड़ से उछलती कूदती हुई मैदानों की ओर जा रही थी। जब सब लोग यहाँ आ गए तो परी खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू किया, पर नदी के पानी की इतनी तेज आवाज आ रही थी कि उसकी एक भी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ी और उसने हर एक के पास जाकर उसके कान में अपनी बात कही। बड़े लड़के से वो बोली, यहाँ पर मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वो दूंगी, इसलिए कोई वर मांग लो। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, मैं यह चाहता हूँ कि यह पूरी नदी शरबत की बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वो पहाड़ी नदी झागदार श्वेत जलराशि से बदलकर लाल शरबत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा यह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करना। बड़ा भाई वहीं रह गया। परी छोटे दोनों भाइयों को एक हरे भरे पेड़ के सामने ले गई। उस खेत के पास एक घास वाला मैदान था, उसमें फाख्ता बीज खोजने में व्यस्त थे। दयालु परी ने मंझले भाई से कहा, अब तुम कोई वर मांग लो, पर सोच समझकर मांगना। मंझले भाई ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, मैं यह चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा किसान बन जाऊं, इसलिए आप इन फाख्ता को भेड़ बना दें और मैं उनका मालिक हो जाऊं। दयालु परी ने जादू की लकड़ी घुमाई और वहां पर फाख्तों के बजाय भेड़ें चर रही थी। परी बोली, वो देखो, वो सामने वाला खेत तुम्हारा है, ये भेड़ें भी तुम्हारी है। यदि तुम चाहो तो एक अच्छे किसान बन सकते हो और तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अपना भविष्य बनाना या बिगाड़ना यह तुम्हारे ही हाथ में है। इसके बाद परी सबसे छोटे भाई को लेकर पहाड़ों की ओर चली। जब वो एक पहाड़ के नीचे पहुंच गई तो उसने छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है?
जो वर चाहो मांग लो। छोटे भाई ने फौरन उत्तर नहीं दिया। वो बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अंत में बोला, मैं एक सुंदर सी सुघड़ राजकुमारी चाहता हूँ, जिससे मैं शादी कर सकूं। इस पर वो परी मुस्कराई, बोली, तुम जो मांग रहे हो वो बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे साथ आओ, देखूं कि क्या किया जा सकता है। बहुत दिनों तक परी उस लड़के को अपने साथ लेकर घूमती रही। ऐसे कई दिन बीत गए। अंत में वे एक शहर में आए जहां एक बड़ा राजा रहता था। परी सीधे ही राजमहल में गई और बोली, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकती हूँ? मैंने सुना है कि राजकुमारी बहुत अच्छी और सुंदर है, अब यह देखना है कि वो है कैसी। परी को आज्ञा मिल गई, पर छोटा भाई मन ही मन घबरा रहा था कि मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, भला मेरी शादी एक राजकुमारी से कैसे हो सकती है? परी ने यह ताड़ लिया कि वो लड़का क्या सोच रहा है। वो उसका ढाढ़स बढ़ाती रही। इतने में ये राजमहल के बड़े दालान के अंदर आ गए। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले से बहुत से दूसरे लोग राजकुमारी से शादी करने की उम्मीदवारी में बैठे हैं। मालूम पड़ा कि इनमें से 2 तो विशेष उम्मीदवार हैं। सामने ही वो सारा उपहार और सौगात रखी हुई थी जो होने वाले दूल्हे ले आए थे। परी ने उन चीज़ों के बगल में बेरोन की वो टोकरी रख दी जिसे वे रास्ते में बटोर कर लाए थे। छोटे भाई ने परी को जब ऐसा करते हुए देखा, उसे बड़ी शर्म आई और उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। उसने मन में यह सोचा कि यह लोग तो हीरा, सोना, चांदी और न मालूम क्या क्या लाए हैं, इनके बगल में बेरोन की यह टोकरी होगी तो उससे काम तो कुछ बनेगा नहीं, केवल हंसी ही होगी। पर इस बात पर परी मुस्कराती रही और मना करने पर भी उसने बेरोन की टोकरी वहीं पर रहने दी। इसके बाद दालान के लोगों में कुछ चहल पहल सी मालूम पड़ी। सब के सब खड़े हो गए, क्योंकि राजा इस समय राजकुमारी के साथ उस दालान में प्रवेश कर रहे थे। उनके लिए एक किनारे पर एक सिंहासन रखा हुआ था, वे उसी पर जाकर बैठ गए। जब वे बैठ गए तो तीनों उम्मीदवार सिर नीचा करके खड़े हो गए। राजकुमारी ने जल्दी ही इस बात को ताड़ लिया कि यद्यपि छोटा भाई फटे कपड़ों में था, फिर भी वो देखने में दूसरे उम्मीदवारों से अधिक सुंदर मालूम होता था और यह स्वभाव से भी अच्छा जान पड़ता था। 2 उम्मीदवारों में से एक अधेड़ और मोटा था तथा दूसरा लंबा और दुबला था। राजकुमारी को वे दोनों पसंद नहीं आए। उसने अपने पिता से कहा कि वो उस फटे कपड़े वाले नौजवान से शादी करना पसंद करेगी, पर राजा की यह इच्छा थी कि राजकुमारी बाकी उम्मीदवारों में से किसी से शादी करे, क्योंकि वे सब बहुत धनी थे। पर राजा को साथ ही साथ अपनी लड़की का बहुत ख्याल था, इसलिए वो उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। राजा ने सोचा, भला यह कैसे पता लगे कि इनमें से कौन सबसे अच्छा है। जब परी ने यह देखा कि राजा उधेड़बुन में पड़ा हुआ है तो वो आगे आई और बोली, महाराज, आप इस प्रकार से यह मामला तय करें। आप 3 अंगूर की नई बेल इन तीनों को अपने महल में लगाने को दें। जिसकी बेल में लगाने के 3 दिन के अंदर ही फल आ जावे, उसी से आप अपनी लड़की की शादी कर दें। राजा ने मन ही मन सोचा कि यह तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि न तो 3 दिन में किसी बेल में अंगूर लगेगा और न इनमें से किसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। इसलिए राजा ने फौरन हुक्म दे दिया और 3 अंगूर की नई बेलें लाकर हाजिर की गई। उन बेलों पर उम्मीदवारों के नाम खोद दिए गए और उन्हें राजमहल के बाग में लगा दिया गया। राजकुमारी हर घंटे देखती रही कि किसी बेल में फल आता है कि नहीं, पर किसी में भी फल आता हुआ दिखाई नहीं दिया। जब 2 दिन हो गए तो राजकुमारी बहुत निराश हुई और यह समझ गई कि इनमें से किसी में फल नहीं आना है। वो मन ही मन चाह रही थी कि इस गरीब नौजवान के नाम से जो बेल लगाई गई थी उसमें फल लगे, जिससे कि उसके साथ शादी हो जाए। तीसरे दिन राजकुमारी निराश होने पर भी अंगूर की बेल को देखने के लिए गई। रास्ते में वही गरीब नौजवान मिला। इस पर राजकुमारी ने यह समझा कि इतने बड़े राजमहल का शायद यह रास्ता भूल गया है, पर गरीब नौजवान भी अंगूर की बेल देखने जा रहा था। जब दोनों साथ ही बेलों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेल में बड़ा सुंदर अंगूर लगा है। जब राजकुमारी ने यह देखा कि यह वही बेल थी जिस पर उस नौजवान का नाम लिखा था, तो वो इतनी खुश हुई कि तालियां पीटने लगी। नौजवान भी आनंद से चिल्ला पड़ा। दोनों मिलकर राजा के पास पहुंचे। राजा इस बात पर बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि राजा का यह कहना था कि इतने गरीब नौजवान के साथ राजकुमारी का ब्याह हो नहीं सकता।
पर वादा तो किया जा चुका था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शादी हो गई और उसके बाद वो नौजवान अपनी दुल्हन को जंगल के अंदर एक छोटे से मकान में ले गया। यह मकान उसे परी से मिला था। इसी छोटे से मकान में वे लोग खुशी के साथ रहने लगे। एक साल के अंत में परी यह देखने के लिए निकली कि तीनों भाई किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं। पहले वो बड़े भाई के पास गई। यहाँ उसने भिखारिन का रूप धर कर उससे एक प्याला शरबत मांगा। जब वो गरीब था तब उसने भिखारिन को अपना सर्वस्व दे दिया था, पर अब जबकि उसके पास धन ही धन था तो एक प्याला शरबत भी नहीं दिया। वो बोला, इसी तरह मैं हर एक को शरबत दिया करूं तो बस हो चुका, फिर तो मैं इसी काम भर का रह जाऊंगा। परी लौट गई और उसके पीठ फेरते ही वो नदी शरबत की नदी से बदलकर फिर से पानी की बन गई। बड़े भाई ने देखा कि उस पर क्या विपत्ति आई है और वो परी का खुशामद करने लगा, पर परी ने सिर हिलाते हुए कहा, जो जिस चीज़ के योग्य नहीं है उसे वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। अब परी मंझले भाई के पास पहुंची। यहाँ उसने खाना मांगा। इस पर मंझला भाई बोला, मैं कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। मेरी समझ में ऐसे देने का अर्थ है आलस्य को प्रोत्साहन देना। उसका ऐसा कहना था कि वो सारी खेती और भेड़ें सब वहां से गायब हो गई। सामने एक मैदान दिखाई दिया जिसमें फाख्ताएं चुग रही थी। तब परी बोली, जाकर बस नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठो और वहां पर बैठकर अपनी गलती पर गौर करो। याद रखो कि भगवान ने यदि तुम्हें किसी योग्य बनाया है तो दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटो। अब परी तीसरे भाई के यहाँ पहुंची। जिस समय यह उसके यहाँ पहुंची उस समय छोटा भाई अपनी दुल्हन के साथ खाना खा रहा था। भिखारिन को सामने देखते ही उसे अपने पहले दिन याद आ गए और बिना कुछ कहे उसने कहा, आओ भीतर आयो और हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन परी ने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वहां रोटियां खत्म हो चुकी थी, पर राजकुमारी बोली, मैं अभी और रोटी पका कर लाती हूँ, आप तब तक बैठ पर सुस्ताएं। जो कुछ रूखा सूखा घर में है मैं जल्द ही तैयार करके लाती हूँ। राजकुमारी रोटी बनाने जुट गई और थोड़ी ही देर में रोटियां तैयार हो गई। परी को भरपेट खाना खिलाया गया और इसके बाद जब वो जाने लगी तो राजकुमारी ने बड़े प्रेम से कहा, माता जी, आज रात को आप इधर ही ठहर जाएं। इस पर परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और चारों तरफ बड़े जोर शोर से गर्जन सुनाई पड़ने लगा। डर कर छोटे भाई तथा राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और जमीन पर लेट गए। जय शोर बंद हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि यह छोटा मकान बदल गया और उसकी जगह पर एक बड़ा भारी राजमहल खड़ा है। यह राजमहल इतना बड़ा था कि राजकुमारी के पिता के पास भी इतना बड़ा राजमहल नहीं था। दोनों उसी में चैन सुख से रहने लगे और वर्षों तक लोगों की भलाई करते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।